मैंने आपको एक खबर दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरा रब्ता हुआ है। उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब का बयान वाकई गलत है और ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पॉलिसी नहीं है। इमरान खान साहब की पुरअमन तहरीक को नुकसान पहुंचा सकता है अली अमीन गंडापुर का ये बयान, और इंतजार वो लोग इस बात का कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो और वो ये मामला इमरान खान साहब के सामने रखें और उनसे पूछें कि जनाब ये तो गोलियां चलाने की बातें हो रही हैं, बंदूकें लाने की बातें हो रही हैं, तो फिर इमरान खान साहब जो बात करेंगे उसको फिर समझा जाएगा कि वो उनकी जानिब से बयान है। दूसरा, इमरान खान साहब को ताने दिए जा रहे हैं कुटाउट्स की जानिब से कि उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया इसराइल और ईरान के मामले पे। तो भाई जिस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी, किसी से भी हो जाए, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट दे देंगे और वो स्टेटमेंट सुनने के बाद उनकी सोशल मीडिया की टीम वो सोशल मीडिया पे डाल देगी। और ये बड़ा क्लियर है, ये जब भी आप उनसे पूछेंगे, इमरान खान साहब को अगर 15 दिन के लिए आप अकेला कर देते हैं, आजकल उनको दोबारा से आइसोलेट किया हुआ है और ये आइसोलेशन तब शुरू हुई इमरान खान साहब की। मुझे आइडिया हो गया था उस दिन जब इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था कि आसिम मुनीर साहब बुशरा बीबी साहिबा की कोई मिन्नत कर रहे थे या उन तक अप्रोच कर रहे थे अपने आप को या अपने ओहदे के लिए या कोई इस तरह की चीज़ें इमरान खान साहब ने कही थी। मैं क्योंकि हज पे था तो मैं वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ नहीं सका, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था उसके लुबे लुबाब से, वो जो 2-4 चीज़ें मैंने देखी थी, मुझे उससे आइडिया हो गया था कि अब इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा सख्ती की जाएगी क्योंकि उन्होंने दोबारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को चैलेंज किया है। और वही हमने देखा बाद में दोबारा से इमरान खान साहब का जो एक खुला बयान आया, उसके बाद इमरान खान साहब को दोबारा से कैद तन्हाई में डाल दिया गया और इतने अहम मौके पर भी उन्हें यह मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपना स्टेटमेंट जारी करें। नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो एहतजाज हुआ अमेरिका में, उस पर काफ़ी तशवीश है और उनके हक में जो लोग आए वो सिर्फ 6 लोग थे। बड़ी मैं मोहतात अंदाजे में आपको बता रहा हूँ कि ड्राइवर मिला के 6 लोग थे जो आसिम मुनीर साहब के हक में एहतजाज करने के लिए आए थे, जबकि दूसरी जानिब सैकड़ों लोग थे जो उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए थे। जो लोग आसिम मुनीर साहब के हक में एहतजाज करने आए थे, मुबैना तौर पे उन्हें पाकिस्तानी सफारत खाने ने जो है वो इंटरटेन किया है, जबकि जो बाकी मुजाहिरीन हैं उनको खौफजदा करने के लिए उनकी फ़र्दन वीडियोज़ बनाई गई हैं और उनकी वीडियोज़ मुख्तलिफ एंगल से बनाई गई हैं ताकि उन्हें खौफजदा किया जाए कि आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी किया है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और उनके बजट के खिलाफ, और ये बताया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, आलिया हमजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि 111 कंपनियों को टैक्स की छूट दे दी गई है। इसमें 35 कंपनियां ऐसी हैं जो फौज की हैं। भी अगर आप फौज की कंपनियों को टैक्स की छूट दे देंगे तो बाकी कंपनियां फौज की कंपनियों का मुकाबला कैसे करेंगी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुकाबले की तो फिदा ही आपने खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि जिनमें से 35 कंपनियां फौज से मुंसलिक हैं और सारे का सारा बोझ इन 111 कंपनियों के टैक्स का जो बोझ है वो तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर 10% इजाफे का एहसान जतलाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 45% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। आलिया हमजा ने मजीद कहा कि 2022 के बाद से 3 साल पाकिस्तान की 77 साल तारीख के बदतरीन 3 साल हैं। फैसलाबाद में 1600 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। कॉटन और गंदम समेत हर फसल की कीमत कम हुई है। महंगाई और कर्जे बढ़े हैं। शरह नमू जो है वो कम हुई है। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे जो उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया है इस पर हम बात कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी और खबरें हैं नाज़रीन। बड़ी खबर जो है वो ईरान और इसराइल के बीच में जो एक लड़ाई चल रही है वो है। तो पहले उधर चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो अब मगरिब को बीच में आना पड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसराइल की सांस उखड़ रही है। ऐसा नहीं है कि इसराइल को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, लेकिन जो इसराइल के साथ हुआ वो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। ज़्यादा जानी नुकसान तो अब जो है वो हुआ वहाँ पे ईरान में, और उनके बड़े बड़े कमांडर जो है वो शहीद हो गए हैं। अभी जो लेटेस्ट इत्तलात हैं उनके मुताबिक ईरान के एक बड़े इंटेलिजेंस चीफ जो हैं पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब, ये दोनों इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। ये अभी लेटेस्ट इत्तला है। इससे पहले ये भी क्लेम किया गया कि यमन के अंदर हौसी जो एक मलेशिया है उसके चीफ, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। तो ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनके जनरल्स शहीद हो रहे हैं, उनके साइंटिस्ट शहीद हो रहे हैं, उनकी जो साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जो फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये ईरान के साथ हो रहा है, लेकिन ये मुसलमान मुल्कों के साथ होता चला आया, लंबे अरसे से हो रहा है, इसलिए कोई बड़ी खबर बनती नहीं है। बड़ी खबर बनती है जब इसराइल के अंदर अटैक होता है। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों से जब इतलात आती हैं कि वहाँ तबाही फिर गई है और वहाँ से इंसान भाग रहे हैं, लोग नीचे सुरंगों में घुस गए हैं, लोग बंकर्स के अंदर चले गए हैं, जो बाहर निकलता है वो मारा जाता है, और एक हू का आलम है पूरे के पूरे इसराइल के अंदर, एक खौफ की फिजा है। जब ये चीज़ें वहाँ से सामने आती हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनती। वो इसलिए कि अब तक इसराइल इस दुनिया के अंदर ऐसे जाहिर करता था जैसे उसे खौफ ही किसी चीज़ का नहीं है, या वो इस तरीके से दुनिया में रिएक्शन देता था, या ऐसे फिरता था अक़वाम मुत्तहिदा में बाकी जगहों पे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वो खुलकर कहते थे हमारी पॉलिसी है हमने बच्चों को मारना है,
हमारी पॉलिसी है कि हमने इनका नस्लकुशी करनी है। वो ये कहते थे कि हम यहाँ पे इनको नहीं बसने देंगे, इलाके खाली करवाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जिनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कहा जाता है, वो इसराइल खुलकर करता आया है। बहुत सारी करारदादें इसराइल के खिलाफ आई, बहुत सारा आलमी सतह पे एक्शन लेने की इसराइल के खिलाफ बात हुई, लेकिन जो अमेरिका की और मगरबी ममालिक की एक सपोर्ट है इसराइल के साथ, उसकी वजह से वो ये सारे मामला आज तक टैकल करता चला आया है। लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसराइल जब ईरान पे अटैक करेगा तो उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा। ईरान के पास कितने मिसाइल हैं, इसके बारे में भी अब कुछ खबरें आ रही हैं, और ईरान कब तक लगातार ये मिसाइल बरसा सकता है, इसके बारे में भी खबरें आ रही हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ने ये जो दोबारा अटैक किया है गुज़िश्ता रात, अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो रात भर ईरान ने फिर से अटैक्स किए हैं, मिसाइल के हमले किए हैं, और बहुत बड़े और तगड़े मिसाइल के हमले किए हैं। उनके मनादिर जो हैं वो देखे जा सकते हैं। ख़ास तौर पे गज़ा के वो लोग जो हमेशा इसराइल की तरफ ये देखते रहते थे कि वहाँ से मिसाइल आएंगे और आकर हमारे इलाकों पर गिरेंगे, अब वो पहली मरतबा विटनेस कर रहे हैं कि कहीं और से मिसाइल आ रहे हैं और वो आकर वहाँ गिर रहे हैं जहाँ से मिसाइल आया करते थे। यानी जिधर से मिसाइल लॉन्च होते थे इसराइल से, अब इसराइल के अंदर जाकर मिसाइल गिर रहे हैं, और ये ईरानी मिसाइल है। अगर आप उनकी ऑडियो सुने तो वो अरबी बोलते हैं लोग, और वो बड़े पुरजोश हैं, बच्चे नारे लगा रहे होते हैं, ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं, बल्कि उन मिसाइलों को वेलकम कर रहे होते हैं जो जाकर इसराइल में गिरते हैं। यानी यहाँ मैं वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर ये लोग ऐसे देख रहे हैं मिसाइल गिरते हुए कि जैसे उनकी सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं, उनकी सारी विशेज़ उन मिसाइलों के साथ हैं कि रास्ते में तबाह होने की बजाय वो मिसाइल जाए और जाकर अपने टारगेट को हिट करें। तो जब जब कोई टारगेट पे जाकर मिसाइल गिरता है, चाहे बैरूट से लोग देख रहे हैं, चाहे लोग खड़े होकर देख रहे हैं गजा से, वो फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो उसके ऊपर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। तो यहाँ क्योंकि एक रिफ्ट पैदा हो चुकी है इस रीजन में, और एक लगातार लड़ाई इसराइल और इस खित्ते में बाकी जो मुसलमान लोग हैं उनके बीच में चल रही है, स्पेशली गजा और बैरूत पे जैसे ये अटैक करते हैं, दीगर जगहों पे करते हैं, तो इसकी वजह से एक रिफ्ट है और वो अब नज़र आ रही है। यानी हमने ये मनाज़िर भी देखे हैं कि जब कभी गजा के अंदर आकर बम गिरते थे तो इसराइल में पहाड़ियों पर बैठे हुए बहुत सारे इसराइली लोग जो है वो सीटियाँ बजाते थे, तालियाँ बजाते थे, खुश हो जाते थे। अब उसी तरह के मनाज़िर हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं कि वहाँ से भी लोग नारे लगा रहे हैं, नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बाद लोग सीटियाँ बजाते हैं, और वो उसी तरह महसूस हो रहे हैं जैसे उनकी अपनी तबाही के ऊपर इसराइल के लोग महसूस होते थे। तो ये पूरा खित्ता एक जंगी जुनून की लपेट में है, और ये मामला अभी इस दफ़ा तो इसराइल ने शुरू किया, और नॉर्मली ये इसराइल ही शुरू करता है क्योंकि वो गजा को खाली करवाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आप उठा लें, जितनी भी बातें आज तक आलमी सतह पे हुई हैं, यूरोपीय यूनियन के आप उठा लें डॉक्यूमेंट्स, वो भी यही कहते हैं कि इसराइल ज़्यादती कर रहा है, ज़्यादती बंद करे। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के बारे में कुछ और ममालिक जो है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ जो जुल्म और जबर हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्टें आती हैं कि उनको इमदादी सामान नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें नाज़रीन जो ईरान है उसकी जानिब से एक वार्निंग मैं सुन रहा था, और वो वार्निंग बाकायदा जारी की गई है। वार्निंग ये है कि मकबूजा इलाकों के रिहायशियों के लिए ये वार्निंग है। अब ये मकबूजा इलाके वो कहते हैं जो इसराइल के एरियाज़ हैं। ईरान का ये मानना है कि ये इसराइलियों की अपनी जगह नहीं है, ये वहाँ फ़लस्तीनियों की जगह है, वो इसके मालिक हैं, और उनसे ये जगह छीनी गई है, तो ये लोग काबिज़ हैं, वो इन्हें मकबूजा कहते हैं।